जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपको अपने चैनल पर सबकी बड़ी खबर के साथ। एक बार फिर के सामने मौजूद यहाँ पर चलेंगे। सबसे पहले और बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे दोस्तों, कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी छत्तीसगढ़ के लगातार दौरे पर रैलियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कई सारे वादे किए हैं। बताएंगे आपको, जहां पर बीजेपी ने असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा से कराई थी रैली, वहीं पर राहुल गांधी ने रैली करते हुए कांग्रेस पार्टी के पक्ष में माहौल बनाया है। बताएंगे और भी क्या कुछ कहा है दोस्तों उन्होंने। और इसी के साथ में अडानी मोदी दोनों को फिर से अपने निशाने पर लेते राहुल गांधी दिखाई दिए और छत्तीसगढ़ के किसानों के साथ राहुल गांधी की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है दोस्तों। इसी के साथ में दिल्ली के सारे कार्यक्रम छोड़कर अमित शाह पहुंचे मध्य प्रदेश नेताओं को मनाने के लिए, लेकिन बैठक के बाद भी कई सारे नेताओं ने दे दिया है इस्तीफा। बताएंगे पूरा मामला क्या है दोस्तों। इसी के साथ में आम आदमी पार्टी की ओर से मिले टिकट के बावजूद कांग्रेस पार्टी के नेता ने टिकट वापस लौटाते हुए अपनी पुरानी पार्टी में वापस लौटने का फैसला लिया है। इसी के साथ में आपको बताएंगे, अमित शाह पहुंचे थे कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा में सभा करने के लिए, लेकिन रैलियां खाली पूरी तरीके से दिखाई दी है दोस्तों। बताएंगे आपको पूरे अपमान को लेकर बड़ी अपडेट। और बीजेपी के लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अपनी 20 साल की सरकार की तारीफ कर रहे थे। अचानक से लाइट जाने के बाद जमकर बीजेपी के नेताओं की हो गई है बेइज्जती। बताएंगे पूरा मामला दोस्तों। और राजस्थान के अंदर गहलोत के मंत्री के घर पर फिर से ईडी ने की है छापेमारी। इसी के साथ में शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ चुनाव लड़ रहे कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी ने शिवराज के घर में जाकर मांगे हैं वोट। तस्वीरें भी हो गई है वायरल। लेके करके चलेंगे सभी बड़ी खबरों की तरफ, सारी बड़ी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि अमित शाह के आने या ना आने से मध्य प्रदेश के चुनाव पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जनता इस बार परिवर्तन के लिए पुरजोर तरीके से तैयार है, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखेगा। चलते हैं सबसे पहले और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर छत्तीसगढ़ के अंदर करवदा में बीजेपी ने असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा से रैली करवाई थी। और इसके पीछे बड़ा कारण कुछ सालों पहले छत्तीसगढ़ में हुए करवदा के दंगों को लेकर बताया जा रहा था कि बीजेपी यहां के माहौल को अपने पक्ष में बदलने के लिए करवदा में असम के मुख्यमंत्री की रैली करवा रही है। और यहां से असम के मुख्यमंत्री ने जो बयान दिए थे, उन बयानों से स्पष्ट था कि बीजेपी छत्तीसगढ़ के अंदर हिंदुत्व के एजेंडे के साथ आगे बढ़ना चाहती है और करवदा में रैली कराने के पीछे शायद यही उद्देश्य था। लेकिन अब कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी की रैली भी करवदा में करवाई है दोस्तों। राहुल गांधी राजनंद गांव के साथ साथ करवदा में रैली करते दिखाई दिए, जहां पर उन्होंने जातीय जनगणना का मुद्दा उठाया है और कई सारे और मुद्दों पर अपनी राय रखी है। उन्होंने कहा कि मैं वर्षों से राजनीति हूं, मैंने दो तरह की सरकार देखी है, एक वो सरकार जो गरीबों के लिए काम करती है, दूसरी वो सरकार जो 3-4 उद्योगपतियों के लिए काम करती है। बीजेपी उन्हीं पार्टियों में से एक है जो केवल अपने मित्रों और अरबपतियों के लिए काम करती है। अगर आप कमल का बटन दबाएंगे तो आपकी जमीन का पैसा अडानी के पास चला जाएगा। यानी दोस्तों कांग्रेस पार्टी जनता के बीच में मैसेज स्पष्ट पहुंचा रही है कि कमल का बटन दबेगा तो अडानी को जमीनें मिल जाएगी, और अगर कांग्रेस पार्टी का बटन हाथ छाप का बटन दबेगा तो आपके कर्ज माफ हो जाएंगे। ये दो विकल्प है जनता के सामने, उन्हें तय करना है कि उन्हें किस विकल्प को सपोर्ट करना है। इसके बाद राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी जी ने बोला था कि सबके अकाउंट में 15 लाख रुपए आ जाएंगे, कहां है वो पैसा। इन्होंने केवल अपने अरबपति मित्रों के खाते में 15 लाख करोड़ रुपए डाले हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी पर कई और निशाने साधे हैं राहुल गांधी ने। उन्होंने कहा कि विदेश में एक मशहूर अखबार ने कहा कि मोदी जी ने अडानी की मदद की है। अखबार ने सवाल पूछा कि अडानी के पास विदेश में रखा 20,000 करोड़ रुपए कहां से आया। मैं आपको बताता हूं, प्रधानमंत्री ने अडानी की मदद की, इसलिए वो पैसा आपकी जेब से आया है। छत्तीसगढ़ के अंदर राहुल गांधी के इन आरोपों पर बीजेपी की ओर से कोई जवाब सामने नहीं आया है दोस्तों। वहीं पर छत्तीसगढ़ के अंदर राहुल गांधी ने किसानों के साथ में तस्वीर भी शेयर की है। उनकी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा चर्चा का विषय बनी हुई है। साथ साथ दोस्तों 5 राज्यों के चुनाव हो रहे हैं, जिसमें बीजेपी के नेता 4 राज्यों में सक्रिय दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन मध्य प्रदेश के अंदर बीजेपी के नेता अतिरिक्त फोकस दे रहे हैं। यही बड़ा कारण है कि अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मध्य प्रदेश के दौरे पर पहुंचे। लगातार 3-4 दिनों तक उनका दौरा होने जा रहा है। ऐसे में उन्होंने कई सारे पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की है। इसी कोशिश में उन्होंने जबलपुर बीजेपी के अंतर्कलह को दूर करने के लिए जिला अध्यक्ष शहर के प्रभात साहू से मुलाकात करते हुए उनसे पूरे मामले पर चर्चा करते हुए पार्टी को एकजुट करने की अपील की, लेकिन उनके अपील का रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ा है। जैसे ही अमित शाह कार्यक्रम खत्म होने के बाद गए, वैसे ही 10 घंटे के अंदर ही बीजेपी के जिला शहर के अध्यक्ष प्रभात साहू ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने बयान देते हुए कहा कि पिछले दिनों पार्टी के ऑफिस में तोड़फोड़ करने वालों को अमित शाह से मिलवाया गया, जबकि इन पर कार्रवाई होनी चाहिए थी। घटनाक्रम के लिए मुझे दोषी बना दिया गया, बहुत ज्यादा मैं इस बात से आहत हो गया हूँ। साहू ने यह भी कहा कि वो 43 साल से बीजेपी में काम कर रहे हैं, एक छोटे कार्यकर्ता से लेकर इतने बड़े पद तक बीजेपी में पहुंचे हैं, लगातार मेहनत किया है। शनिवार को शाह ने जबलपुर के संभागीय बैठक के दौरान समझाइश की है। दरअसल दोस्तों 21 अक्टूबर को आप लोगों को याद होगा कि बीजेपी के कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र यादव जब इस इलाके में पहुंचे थे तो उनको पीछे के दरवाजे से भागना पड़ा था और उनके सुरक्षा कर्मी के साथ भी बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने जमकर मारपीट की थी। और इस पूरे मामले पर अब अमित शाह मनाने के लिए पहुंचे, लेकिन पार्टी के जिला अध्यक्ष ने ही इस्तीफा दे दिया है दोस्तों। इसी के साथ में आम आदमी पार्टी में शामिल हुए और टिकट भी प्राप्त हो गया, लेकिन वापस से अपनी पुरानी पार्टी कांग्रेस पार्टी में लौट आए हैं।
मध्य प्रदेश के कांग्रेस पार्टी के पूर्व विधायक रामपाल सिंह को टिकट नहीं मिलने पर उन्होंने ब्योहारी विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देकर आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली। आम आदमी पार्टी ने उनको टिकट दिया। वो चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन उनको शायद समझ में आ गया कि उनकी कांग्रेस पार्टी पुरानी पार्टी ही बेस्ट पार्टी है, इसलिए उन्होंने आम आदमी पार्टी से इस्तीफा देकर वापस कांग्रेस पार्टी में ज्वाइनिंग कर लिया। उन्होंने कहा कि वो भटक गए थे, अब वो अपने घर वापस लौट आए हैं। साथ साथ दोस्तों, नुक्कड़ सभा को संबोधित करने के लिए अमित शाह छिंदवाड़ा पहुंचे, लेकिन छिंदवाड़ा कमलनाथ का इलाका है, तो यहाँ पर बीजेपी की भीड़ तो वैसे भी नहीं जुटने वाली थी। बीजेपी के कार्यकर्ता भी दूर दूर तक नदारद दिखाई दिए हैं। यही बड़ा कारण है कि अमित शाह की रैली को लेकर तस्वीरें शेयर की जा रही है। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता की ओर से शेयर की गई तस्वीर में लिखा गया कि यह कोई नुक्कड़ सभा नहीं है, देश के इकलौते भाजपा मुक्त छिंदवाड़ा में अमित शाह की जनसभा है। 1000 आदमी नहीं आए हैं, कुर्सियां खाली पड़ी है, भाजपा ना जमीन पर बची है और ना उसकी कोई हवा है। दरअसल दोस्तों, कमलनाथ के गढ़ में इस तरीके की रैली होना, यानी खाली कुर्सियों वाली रैली होना, स्पष्ट तौर पर संकेत देता है कि भाजपा कितनी भी कोशिश कर ले, कमलनाथ के गढ़ में बीजेपी की दाल गलती नजर नहीं आ रही है। साथ साथ दोस्तों, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी आजकल मध्य प्रदेश के दौरे पर है। अपनी 20 साल 21 साल की सरकार के बारे में बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, विकास के दावे कर रहे थे, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब वो दावे एक तरीके से फेंक रहे थे, तब अचानक से बिजली चली गई। इसके बाद टॉर्च की रोशनी में उनको अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरा करना पड़ा है। दोस्तों, इसके बाद सवाल ये खड़ा होता है कि 20-25 साल की बीजेपी की सरकारें चल रही है इस राज्य के अंदर, इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी जनता को 24 घंटे बिजली नहीं दे पा रही है। इसका सीधा मतलब यह है कि भाजपा के विकास मध्य प्रदेश के अंदर केवल ढकोसला है, लेकिन बीजेपी के केंद्रीय प्रवक्ता आकर बड़ी बड़ी बातें फेंक रहे हैं। हालांकि उनके दावे हकीकत तो नहीं बल्कि ढकोसले जरूर साबित होते जा रहे हैं और खुद उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है। साथ साथ सीएम योगी आदित्यनाथ कानपुर के दौरे पर पहुंचने वाले थे, उससे पहले समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेताओं को हाउस अरेस्ट किया गया। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी और सपा के नेता शहर की समस्या को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करना चाहते थे, लेकिन प्रशासन ने जो कार्रवाई की है, घर में हाउस अरेस्ट किया है, इस पर कई सारे सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि लोकतांत्रिक देश है भारत। यहाँ पर हर विरोधी पार्टी को, विपक्ष की पार्टी को विरोध करने का पूरा अधिकार है। उनके पास भी वोटों का अच्छा खासा परसेंटेज होता है, लेकिन इसके बावजूद विरोध नहीं करने दिया जा रहा, अपनी समस्या नहीं सुनाने दी जा रही है। तो क्या देश के अंदर, खासकर उत्तर प्रदेश के अंदर लोकतंत्र चल रहा है या फिर तानाशाही चल रही है? ये सवाल तो उठना लाजमी है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा। साथ साथ राजस्थान में मानो ऐसा लग रहा है कि ईडी ने अपना दफ्तर खोल लिया है। राजस्थान सरकार में सहकारिता मंत्री उदय लाल अंजाना के उदयपुर स्थित ठिकानों पर दूसरे दिन भी आयकर विभाग ने कार्रवाई की है। शहर के फतेहपुर फर्म के अंदर एक अन्य ठिकानों पर कार्रवाई की गई। इस दौरान आयकर विभाग के अधिकारी दस्तावेजों की जांच करने में जुटे रहे। कुल मिलाकर दोस्तों, मंत्री के घर पर की जा रही बार बार छापेमारी को लेकर सवाल ये खड़ा होता है कि क्या केवल मंत्री ही ऐसे हैं जिनके पास ईडी को सबूत मिल रहे हैं, और क्या बीजेपी का कोई नेता नहीं है जिस पर ईडी की कोई कार्रवाई हो सके? क्योंकि बार बार राजस्थान सरकार के मंत्रियों पर ही कार्रवाई की जा रही है। साथ साथ दोस्तों, सुरजेवाला ने कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के बीच में आपस में फूट को लेकर फैलाई जा रही खबर पर स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि हमारे दोनों नेता को हम शोले फिल्म के अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र की तरह देखते हैं। दोनों जय वीरू हैं, दोनों मिलकर राज्य में हमारी सरकार बनाने के लिए दिन रात प्रयास कर रहे हैं। आपस में कोई टकराव नहीं है, कोई मतभेद नहीं है, केवल कुछ लोग एजेंडा फैलाने के लिए आपस में मतभेद दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। साथ साथ मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में एक दिलचस्प नजारा देखने को मिला। कांग्रेस और भाजपा के लोग चुनावी प्रचार में जुटे हुए हैं, दोनों एक दूसरे पर हमला भी कर रहे हैं। ऐसे में शिवराज सिंह चौहान को चुनौती देने के लिए कांग्रेस पार्टी ने विक्रम मस्ताल को मैदान में उतारा है, लेकिन एक अनोखी तस्वीर देखने को मिली। विक्रम मस्ताल प्रचार करने के लिए शिवराज सिंह चौहान के घर पहुंच गए। इस दौरान शिवराज सिंह चौहान के भाई नरेंद्र सिंह चौहान ने अतिथि की तरह उनका स्वागत किया है। बता दें कि बुधनी विधानसभा सीट से विक्रम मस्ताल शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। विक्रम मस्ताल के सीएम शिवराज के घर पहुंचने की फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इससे पहले 2018 में वरिष्ठ नेता पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की नर्मदा परिक्रमा यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के गृह ग्राम जैत में यात्रा जब पहुंची थी, तब शिवराज सिंह चौहान के भाई नरेंद्र चौहान ने उनका स्वागत किया था। साथ दोस्तों, मध्य प्रदेश के अंदर अमित शाह के दौरे के बाद सवाल ये खड़ा होता है कि वो मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ या फिर महाराष्ट्र कहां जाकर बीजेपी और उसके सहयोगी दल को संभालेंगे। दरअसल दोस्तों, एक और ऐसी बड़ी खबर सामने आई है। महाराष्ट्र के अंदर आजकल मराठी आरक्षण को लेकर जोरदार बवाल मचा हुआ है, जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। यहाँ तक कि नेताओं के विरोध के कई मामले सामने आए। प्रधानमंत्री मोदी जब शिरडी पहुंचे थे, तब उनकी रैली के दौरान मराठा समाज के लोगों ने खाली गाड़ियां प्रधानमंत्री मोदी के रैली में भेजकर विरोध जता दिया था। और ऐसे में अब महाराष्ट्र के हिंगोली से शिवसेना के सांसद हेमंत पाटिल ने मराठा आरक्षण के समर्थन में लोकसभा के अध्यक्ष को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष को रविवार को अपना इस्तीफा देते हुए जानकारी दी है। इसमें उन्होंने महाराष्ट्र के अंदर मराठा समाज के द्वारा मांग किए जा रहे आरक्षण के समर्थन में इस्तीफा दे रहे हैं, ये जानकारी दी है। हेमंत पाटिल बीते दिनों उस समय चर्चा में आए थे जब उन्होंने नांदेड़ के अंदर एक सरकारी अस्पताल में मरीज की मौत के बाद अस्पताल के डीन
मशीन से शौचालय साफ करवाया था। पाटिल के खिलाफ पुलिस ने मामला भी दर्ज किया था। दरअसल दोस्तों शिवसेना शिंदे गुट के लिए भी ये बुरी खबर सामने आई है। आप लोग की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ चुनाव आयोग पर मध्य प्रदेश में सवाल खड़े किए गए हैं। दरअसल एक पुल पर जगह जगह बीजेपी के झंडे लगे हुए हैं, जबकि चुनाव आचार संहिता उल्लंघन का पूरा मामला है। इस पर लोगों ने ट्वीट करते हुए लिखा कि भाजपा क्या चुनाव आयोग को अपना घटक दल मानकर बैठी हुई है। भोपाल में जहां चुनाव आयोग ने जागरूकता के लिए झंडे लगाए, वहां चुनाव आयोग के झंडों के बीच में बीजेपी ने झंडे लगाकर क्या संदेश दिए हैं, वो भी भोपाल के मुख्य मार्ग के पास जहां पर वीआईपी मूवमेंट होती है। सवाल ये खड़ा होता है कि क्या चुनाव आचार संहिता बीजेपी पर लागू होता है या नहीं होता। अगर लागू होता है तो तत्काल प्रभाव से ये सारे झंडे हटाए जाने चाहिए थे। देखते हैं दोस्तों कब कार्रवाई की जाती है। साथ साथ रतलाम के सराफा एसोसिएशन ने चेतावनी दी है, मतदान का बहिष्कार करेंगे। चेक पोस्ट पर सोना चांदी जेवर पकड़े जाने से नाराजगी उन्होंने व्यक्त की है। दरअसल चुनाव के कारण जगह जगह चेकिंग चल रही है, लेकिन इससे कई सारे लोग प्रभावित है, खासकर सराफा का काम करने वाले लोग परेशान हैं। उन्होंने प्रशासन से इस पर नाराजगी भी व्यक्त की है और कह दिया है कि अगर उनकी समस्याओं को नहीं सुना जाएगा, समाधान नहीं निकाला जाएगा तो वो चुनाव का बहिष्कार करने पर भी विचार कर रहे हैं। संगठन ने 31 अक्टूबर को प्रशासन को पकड़े गए माल को लेकर निर्णय लेने की चेतावनी दी है। जल्द चेतावनी पूरा होने के बाद आगे का फैसला लिया जाएगा। साथ साथ बीजेपी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को किसी विधानसभा से चुनावी मैदान में नहीं उतारा है। दोस्तों दरअसल ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर माना जा रहा था कि या तो वो विदिशा से चुनाव लड़ सकते हैं या फिर उनको उनके अपने क्षेत्र गुना से विधानसभा चुनाव में उतारा जा सकता है, लेकिन दोनों ही सीट पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है और ज्योतिरादित्य सिंधिया को टिकट नहीं दिया है। इस पर पत्रकार आदेश रावल बोले, कहा बीजेपी नेतृत्व ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को विधानसभा का चुनाव नहीं लड़वाने का फैसला लिया है। सिंधिया अगर चुनाव लड़ते तो उस क्षेत्र में कांग्रेस और बीजेपी के लोग साथ मिलकर उन्हें हराने का प्रयास करते। इस बात को नेतृत्व के लोग भी जानते हैं। ताश के खेल में हुकुम का इक्का बचाकर रखा जाता है। साथ साथ दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के नेता गोविंद सिंह राजपूत एक बार फिर से चर्चाओं में है। 25 लाख रुपए देने को लेकर इलेक्शन कमीशन ने पहले शिकायत की थी और उसके बाद एक और मामले पर वो चुनाव आयोग के निशाने पर है और अब उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें किसी व्यक्ति से मुलाकात करते हुए वोट को लेकर कह रहे हैं कि तुम्हें वोट नहीं देना तो मत देना। इस पर कांग्रेस पार्टी ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा है कि ये होता है सत्ता का अहंकार, ना काम करेंगे ना जनता के सवाल सुनेंगे, लोग पूछेंगे तो कहेंगे वोट मत देना। हाँ मंत्री जी, जनता वोट तो नहीं देगी और आपकी पार्टी की विदाई तो तय हो ही चुकी है। इस बार चुनाव हारने के बाद आपकी पार्टी और आपके लोगों के अहंकार भी कम हो ही जाएंगे। साथ साथ मंत्री के सामने चुनाव लड़ने का ऐलान करने वाले संत ने किया सरेंडर। दरअसल दोस्तों उज्जैन संभाग के सबसे हाई प्रोफाइल सीट में से एक उज्जैन दक्षिण से शिवराज सरकार के मंत्री मोहन यादव के सामने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान करने वाले अवधेश पुरी महाराज ने नामांकन नहीं करने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के संगठन मंत्री से उनकी बात हुई है, इसके बाद ये निर्णय लिया गया है। धार्मिक नगरी उज्जैन के परमहंस अवधेश पुरी महाराज ने कुछ महीनों पहले भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की थी। इसके बाद उज्जैन दक्षिण से टिकट मांगा था, लेकिन टिकट नहीं मिलने के बाद विरोध किया गया था और अब ये जानकारी सामने आ ही रही है। साथ साथ दोस्तों महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना एक नाथ शिंदे गुट को उस वक्त तगड़ा झटका लगा है जब मीडिया रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि जब दशहरे की रैली शिवसेना के द्वारा बुलाई गई तो इसमें उद्धव ठाकरे गुट के रैली को सबसे ज्यादा मराठा समाज के लोगों ने देखा है। शिंदे गुट के दशहरा रैली के तुलना में यानी उद्धव ठाकरे गुट को आज भी मराठा समाज के लोग असली शिवसेना मानते हैं और यही बीजेपी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है, वो भी 2024 के चुनाव में। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा दोस्तों। वहीं बीजेपी प्रत्याशियों को क्या जनता नकार रही है। जबलपुर पश्चिम के बीजेपी के प्रत्याशी राकेश सिंह की बैठक में ब्राह्मणों ने जमकर विरोध करते हुए सर्व ब्राह्मण समाज की ओर से ऐलान कर दिया कि वो चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं। बीजेपी हटाओ सम्मान बचाओ के नारे देते हुए मध्य प्रदेश कांग्रेस की ओर से वीडियो शेयर किया गया है। वहीं पर मध्य प्रदेश में अचानक से असदुद्दीन ओवैसी ने अपना उम्मीदवार उतार दिया है। AIMIM की एंट्री मध्य प्रदेश के चुनाव में हो गई है। अल्पसंख्यक बहुल्य क्षेत्र बुरहानपुर में कैंडिडेट उतारा गया है। पार्टी ने यहाँ कांग्रेस पार्टी की ओर से अल्पसंख्यकों को टिकट नहीं दिए जाने पर नाराज पूर्व नेता प्रतिपक्ष नफीस मनसा को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद से बुरहानपुर पहुंचे नफीस मनसा बड़ी संख्या में अपने समर्थकों के साथ दिखाई दिए, जिनका स्वागत भी किया गया है। हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने AIMIM की टिकट पर मध्य प्रदेश की विधानसभा चुनाव में एंट्री ले ली है। देखते हैं दोस्तों इससे क्या फर्क पड़ता है इस विधानसभा की सीट पर। साथ साथ राजेश अग्रवाल ने किया नामांकन। अंबिकापुर से बीजेपी के उम्मीदवार बनाए गए हैं। जब उनके सामने कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार और उप मुख्यमंत्री TS सिंहदेव सामने आए तो उन्होंने TS सिंहदेव के पैर छूकर अपना आशीर्वाद लिया है। साथ साथ दोस्तों केंद्रीय मंत्री सिंधिया बोले, कहा मुझसे चुनाव लड़ने की चर्चा नहीं की गई, ना मैं CM की रेस में हूँ। सिंधिया का ये कहना आप लोग किस तरीके से देख पा रहे हैं, लिखकर जरूर बताएगा। उनके बयान से क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है दोस्तों। इसी के साथ में बीजेपी को बागियों से डर, अमित शाह मध्य प्रदेश में कर रहे हैं पार्टी की कई सारी बैठकें। हिंदुत्व पर फोकस करने के लिए कहा जा रहा है। कमजोर सीट पर ज्यादा से ज्यादा प्रचार करने के लिए पार्टी के कार्यकर्ताओं से कहा जा रहा है बुंदेलखंड क्षेत्र को एक बार फिर से साधने
के प्रयास के लिए बीजेपी के लोगों को अमित शाह कह रहे हैं। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि अब चुनाव के ऐन मौके पर अमित शाह अगर रैली भी करेंगे, रोड शो भी करेंगे या फिर पार्टी के कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे तो क्या उससे कोई फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? आप लोग की जो भी राय हो दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। वहीं छत्तीसगढ़ में प्रचार करने पहुंचे राहुल गांधी के सामने कुछ कैमरामैन आकर खड़े हो गए तो राहुल गांधी ने कहा कि टीवी पर 24 घंटे मोदी जी दिखाते हो लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेता को नहीं दिखाते। जानते हो क्यों? क्योंकि टीवी के मालिक किसान या मजदूर नहीं है, अडानी है। वही अडानी जिन्हें प्रधानमंत्री मोदी फायदा पहुंचाते हैं। साथ साथ मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने ओबीसी समाज के लिए 2 कदम आगे बढ़कर बड़े फैसले लिए हैं। ओबीसी समाज के 50% वोट शेयर माने जाते हैं मध्य प्रदेश के चुनाव में और अब 42% ओबीसी उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी ने दिए हैं। साथ साथ दोस्तों देश के अंदर प्याज के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं और ऐसे में निर्मला सीतारमण को लेकर बड़ी जानकारी दी जा रही है। लोग तंज कस रहे हैं, पूछ रहे हैं कि हमारी वित्त मंत्री क्या फिर से यही कहेंगे कि प्याज 100 रुपए का हो जाता है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं प्याज नहीं खाती। साथ साथ दोस्तों हनुमान भक्त कमलनाथ बने सुपरनाथ। दरअसल कांग्रेस पार्टी ने प्रचार का एक एनिमेटेड वीडियो जारी किया है जिसमें कमलनाथ को सुपरनाथ दिखाया गया है। हनुमान जी के आशीर्वाद से वो सुपरनाथ बनते हैं और गरीबों को फायदा पहुंचाते हैं। चाहे किसानों की कर्ज माफी का वादा हो या फिर युवाओं को नौकरी देने का वादा, इस एनिमेटेड वीडियो के अंदर वो सारे वो काम करते हैं जो जनता चाहती है। उन्हें हनुमान भक्त कमलनाथ सुपरनाथ बनते हुए दिखाए गए हैं। एक तरीके से कांग्रेस पार्टी ने प्रचार का एनिमेटेड वीडियो जारी करके कहीं ना कहीं बड़े संदेश दिए हैं। आप लोग की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ बस्तर की 12 विधानसभा सीटों पर प्रथम चरण में चुनाव होने वाले हैं। मतदान में अब ज्यादा समय बचा नहीं है। बीजेपी और कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता प्रचार कर रहे हैं और ऐसे में कांग्रेस पार्टी के नेता संजय निरुपम ने कहा कि पूर्व केंद्रीय मंत्री अरविंद नेताम ने जो पार्टी बनाई है हमर राज पार्टी, उनके प्रत्याशी उतारने से कांग्रेस पार्टी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दरअसल दोस्तों संजय निरुपम ने कहा कि बस्तर के आदिवासी कांग्रेस पार्टी के साथ हैं। 5 साल में जो काम आदिवासी समाज के लिए कांग्रेस पार्टी की सरकार ने किए हैं विकास कार्य, उसके बाद जनता हमको सपोर्ट करेगी। उन्होंने कहा कि पूर्व केंद्रीय मंत्री अरविंद नेताम जैसे नेताओं को कांग्रेस पार्टी ने बहुत कुछ दिया, अब वो अपनी पार्टी बनाकर कांग्रेस पार्टी को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं लेकिन इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। शासन मध्य प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बीएसपी ने भी 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। इसमें मायावती के बाद आनंद कुमार का नाम है, रामजी गौतम का नाम है, आकाश आनंद का नाम है, रमाकांत पीपल और कई सारे और भी नाम जोड़े गए हैं। कुल मिलाकर दोस्तों बीएसपी पूरी तरीके से प्रचार में उतरना चाहती है। उन्होंने कैंडिडेटों का भी ऐलान किया है जो ज्यादातर सीटों पर या तो कांग्रेस पार्टी के बागी नेता है या फिर बीजेपी के बागी नेता है। साथ साथ दोस्तों प्रदीप गुप्ता जो कि साइकोलॉजिस्ट हैं, यानी चुनाव को लेकर ओपिनियन पोल तैयार करते हैं, एग्जिट पोल तैयार करते हैं, उन्होंने माना है कि बीआरएस पार्टी के खिलाफ तेलंगाना में जोरदार विरोध चल रहा है और अगर कांग्रेस पार्टी ने सही से भुना लिया तो कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने से कोई नहीं रोक सकता। बीजेपी के खराब परफॉर्मेंस की रिपोर्ट भी उन्होंने दी है। इंडिया टुडे की बातचीत के दौरान उनके द्वारा ये जानकारियां देना स्पष्ट तौर पर यह संकेत है कि अब तेलंगाना में सर्वे करने वाले लोग भी मान रहे हैं कि इस बार कांग्रेस पार्टी बड़ा खेला करने जा रही है। बीआरएस पार्टी के 10 साल का शासन का अंत होने जा रहा है। साथ साथ उत्तर प्रदेश के लोनी से विधायक भारतीय जनता पार्टी के नंद किशोर गुर्जर की ओर से एक टिप्पणी की गई है। उन्होंने कहा कि राकेश टिकैत किसानों के बीच थे वरना निश्चित तौर पर उनका एनकाउंटर होता। यानी दोस्तों किसान नेता राकेश टिकैत को लेकर वो विवादित बयान दे रहे हैं। आप लोग को याद होगा किसान आंदोलन के दौरान भी विवादित टिप्पणी कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के लोनी से विधायक। साथ साथ उत्तर प्रदेश के इकाना स्टेडियम में भारत और इंग्लैंड के बीच में हुए बीते दिन मैच में अखिलेश यादव खुद मौजूद रहे। इकाना स्टेडियम बनाने को लेकर अखिलेश यादव को क्रेडिट दिया जाता है, उनके नेतृत्व में ही स्टेडियम को बनाया गया है जिसके बाद उत्तर प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मैचेस होते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 2 सीटें बचाकर रखी थी जहां पर उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया गया था और ज्योतिरादित्य सिंधिया के चुनाव लड़ने पर चर्चा थी। गुना की सीट से बीजेपी ने श्री पन्नालाल शाक्य को मैदान में उतारा है। विदिशा से मुकेश टंडन को मैदान में उतारा गया है। दोस्तों साथ साथ दिग्विजय सिंह बोले, कहा मैं एक अच्छा हिंदू हूं लेकिन राजनीति में धर्म का इस्तेमाल करना प्रतिबंधित है। राम मंदिर के निर्माण में शिवराज सिंह चौहान ने 1 लाख रुपए दिए जबकि मैंने 1,11,000 रुपए दिए थे। साथ साथ दोस्तों लोकसभा चुनाव को लेकर अखिलेश यादव ने बुलाई बड़ी बैठक, उम्मीदवारों का होगा मंथन। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर अखिलेश यादव भी बड़ी तैयारी कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के 31 अक्टूबर को सारे राज्य के कार्यकारिणी के नेता मौजूद रहेंगे और इसके बाद आगे के निर्णय लिए जाएंगे। चुनाव प्रचार को लेकर भी रूपरेखा तय की जाएगी। सपा सूत्रों ने जानकारी दी है कि टिकटों को लेकर भी, उम्मीदवार चयनों को लेकर भी तेजी से काम किया जाएगा। सितंबर में एसपी ने घोषणा की थी कि वो नवरात्रि के शुभ अवसर पर उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर देंगे। अब माना जा रहा है कि जल्द कुछ नामों का ऐलान किया जा सकता है। साथ साथ दोस्तों छोटे दलों से घिरे बीजेपी कांग्रेस के दिग्गज बीटीपी पार्टी और बीएपी पार्टी ने कई सीटों पर दोनों पार्टियों की मुश्किलें बढ़ा दी है, यानी कांग्रेस बीजेपी दोनों की मुश्किलें बढ़ी हुई है। बांसवाड़ा जिले के विधानसभा चुनाव काफी रोचक होते जा रहे हैं। इस बार टक्कर जबरदस्त हो रही है। यहाँ कांग्रेस पार्टी 28 साल का इतिहास बदलने का इंतजार कर रही है, वहीं पर बीजेपी 5 साल के बाद फिर से वापसी के दावे
कर रही है, लेकिन बांसवाड़ा में भारतीय ट्राइबल पार्टी बीटीपी और भारतीय आदिवासी पार्टी, आम आदमी पार्टी और निर्दलीय प्रत्याशियों ने बीजेपी और कांग्रेस पार्टी के समीकरण को बदल कर रखा हुआ है। बागीदोरा में मालविया को बीजेपी से टक्कर मिलेगी, यानी कांग्रेस पार्टी के गढ़ बागीदोरा सीट पर मंत्री और कांग्रेस पार्टी के कार्य समिति यानी सीडब्ल्यूसी के सदस्य मेंबर महेंद्रजीत सिंह मालविया इस बार अपने गृह क्षेत्र में घिर गए हैं, क्योंकि बीजेपी ने महिला उम्मीदवार कृष्णा कटारा को मैदान में उतारा है। इसी के साथ में दोस्तों कुशलगढ़ के अंदर भी इस बार चुनाव काफी ज्यादा टफ होता जा रहा है, यानी कई सारे अलग अलग खांचों में वोट बढ़ते नजर आएंगे। साथ साथ उद्धव ठाकरे बोले, कहा 2014 से लेकर 2019 में शिवसेना को चुराने की कोशिश की गई। वो जानते थे कि गद्दार का भविष्य जारी नहीं रहेगा, इसलिए वे यही नहीं रुके, वे शिवसेना को पूरी तरीके से खत्म करना चाहते थे। अगर आप लोगों को ये भी खबर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखेगा। हमारे साथ जुड़े रहने के सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आप अपना चैनल